Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss Polity from the Udan magazine of PWNL IS. इस वीडियो का नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक. आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर चर्चा करने वाले हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें हम DPSP भी कहते हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल्स 36 से 51 तक दिए गए हैं. सुनने में ये काफी टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में मतलब ये हमारे देश की पॉलिसीज का मॉरल कंपास है. बिल्कुल सही कहा. डीएसपी को आप एक तरह से संविधान निर्माताओं का लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं, जो उन्होंने भविष्य की सरकारों के लिए लिखा था. ये वो आइडियल्स हैं जिन्हें स्टेट को पॉलिसीज बनाते और लॉज इनैक्ट करते समय अपने सामने रखना चाहिए. ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि एक विजन है कि भारत को कैसा देश बनना चाहिए. चलिए इसी विजन की गहराइयों में उतरते हैं. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का एक नॉवल फीचर यानी एक अनूठी विशेषता कहा था. उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसमें इतना यूनिक क्या था? देखिए, अम्बेडकर जी ने इसे नॉवल फीचर इसलिए कहा क्योंकि ये संविधान की फिलॉसफी को एम्बॉडी करता है. ये उसकी आत्मा है. जहां फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को अधिकार देते हैं, वहीं DSPR राज्य को उसके कर्तव्य याद दिलाते हैं. ये बताते हैं कि शासन का लक्ष्य सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना नहीं, बल्कि एक सोशल एंड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाना है. अच्छा, ग्रैनवेल ऑस्टिन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था ना? जी, ग्रैनवेल ऑस्टिन ने कहा था कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स मिलकर संविधान की चेतना यानी कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. ये आइडिया आया कहाँ से? क्या ये पूरी तरह से भारतीय सोच थी या हमने कहीं से प्रेरणा ली? इसकी प्रेरणा हमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से मिली, जिसने खुद स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन ली थी. अच्छा, लेकिन इसका एक भारतीय कनेक्शन भी है. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से काफी मिलता जुलता है, जो ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल को दिए थे. हमारे संविधान निर्माताओं ने बस उसी कॉन्सेप्ट को एक डेमोक्रेटिक देश के लिए अडैप्ट कर लिया. और इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने सोशल एंड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बात की. इसका मुख्य लक्ष्य है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्थापित करना. देखिए, फंडामेंटल राइट्स हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देते हैं, यानी वोट देने का अधिकार, बोलने की आजादी. एग्जैक्टली. लेकिन DSPP का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले. ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का पूरक है, उसके बिना अधूरी है. इसमें कुछ लीगल एक्सेप्शंस भी हैं, जैसा कि सोर्सेज में बताया गया है. ये थोड़ा टेक्निकल है, इसे आसान भाषा में समझाइए. हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है. जनरली फंडामेंटल राइट्स DSP पर भारी पड़ते हैं, लेकिन आर्टिकल्स 39B और C के लिए एक एक्सेप्शन बनाया गया है. ये आर्टिकल्स कहते हैं कि देश के रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन गुड के लिए हो और वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ही हाथों में ना हो. अगर सरकार इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो उसे इस आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहराया जा सकता कि वो आर्टिकल 14 या 19 का उल्लंघन करता है. ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय को कितनी ज्यादा अहमियत दी. बिल्कुल. और आर्टिकल 37 कहता है कि ये प्रिंसिपल्स गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हैं. राइट. मिनर्वा मिल्स केस 1980 में भी DSP और FR के बीच हार्मनी को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया. लगता है ये DSP और FR के बीच एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है, जिस पर हम आगे और बात करेंगे. बिल्कुल. आर्टिकल 370 साफ कहता है कि भले ही DPSP कोर्ट्स में एन्फोर्सेबल ना हो, लेकिन ये देश के शासन के लिए मौलिक हैं और कानून बनाना स्टेट की ड्यूटी है. मिनर्वा मिल्स केस ने इसी बैलेंस को संविधान की नींव का पत्थर बताया. ओके, तो ये तो DSP की एक सॉलिड फाउंडेशन हो गई. अब जरा इसके स्पेसिफिक फीचर्स को अनपैक करते हैं. सोर्स कहता है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ किसी एक पहलू पर फोकस नहीं करते. ये एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल तीनों डायमेंशंस को कवर करते हैं. इसमें वर्कर्स के राइट से लेकर इंटरनेशनल पीस तक और विलेज पंचायत से लेकर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन तक सब कुछ शामिल है. और यहाँ स्टेट का मतलब भी बहुत वाइड है ना? जी हाँ. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, सभी लोकल अथॉरिटीज और देश की सभी पब्लिक अथॉरिटीज जैसे LIC या ONGC सब इसके दायरे में आते हैं. इसका दूसरा फीचर है मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी ये नॉन जस्टिशिएबल है. इसका मतलब है कि अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो हम कोर्ट नहीं जा सकते. तो फिर इनकी पावर क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है. इसे ऐसे समझिए, फंडामेंटल राइट्स एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह हैं. अगर सरकार उसे तोड़ती है तो आप अदालत जा सकते हैं. DSP ऐसे एक मॉरल प्रॉमिस या नए साल के संकल्प की तरह हैं. सरकार को उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए. और असली अदालत जनता की है. बिल्कुल. जो चुनावों में इसी आधार पर सरकार को आंकती है. तो इनकी शक्ति लीगल नहीं बल्कि पॉलिटिकल और मॉरल है. पब्लिक ओपिनियन ही इनका अल्टीमेट सैंक्शन है. तो ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस हुए जो सरकारों को रास्ता दिखाते हैं. एग्जैक्टली. ये स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में रिकमेंडेशंस की तरह हैं. जब भी कोई नई पॉलिसी बनती है तो DSP ऐसे एक चेकलिस्ट की तरह काम करते हैं कि क्या ये पॉलिसी संविधान के सोशो इकोनॉमिक विजन से मैच करती है या नहीं. उठ करते हैं फंडामेंटल राइट्स के मुकाबले. फंडामेंटल राइट्स ज्यादातर नेगेटिव नेचर के हैं, मतलब वो स्टेट को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. इसके विपरीत DSP पॉजिटिव नेचर के हैं. वो स्टेट को कुछ करने के लिए कहते हैं,
जैसे स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रोवाइड। तो ये पॉजिटिव सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को बढ़ावा देते हैं। सही कहा, जैसे समान काम के लिए समान वेतन या फ्री लीगल एड। तो ये फंडामेंटल राइट्स को सप्लीमेंट करते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। बिल्कुल, ये पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स में जो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की कमी थी उसे पूरा करते हैं। ये दोनों मिलकर एक हॉलिस्टिक फ्रेमवर्क बनाते हैं। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी डीएसपी से ही जुड़ा है। हाँ, डीपीएसपी का सार ही एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है, न कि सिर्फ एक पुलिस स्टेट की, एक ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों के कल्याण के लिए काम करे और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को हासिल करें। जी, इसीलिए आर्टिकल 37 इन्हें फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री कहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बीएन राव का भी इसमें एक बड़ा योगदान था। जी, बीएन राव ने ही ये सुझाव दिया था कि अधिकारों को 2 कैटेगरीज में बांटा जाना चाहिए, जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल, जिन्हें कोर्ट में लागू किया जा सके और जो स्टेट के लिए गाइडलाइंस हों। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस ब्रिलियंट सजेशन को मान लिया और इसी से फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का जन्म हुआ। और अंत में इनका जुडिशियल रोल क्या है? जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कोर्ट्स डीपीएसपी को सीधे लागू तो नहीं कर सकते, लेकिन वो कानूनों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का आकलन करने में इनकी मदद लेते हैं, खासकर जब मामला आर्टिकल्स 14 और 19 से जुड़ा हो। तो ये एक तरह से इंटरप्रिटेशन का टूल बन जाते हैं। बिल्कुल। चलिए अब डीएसपी के क्लासिफिकेशन पर आते हैं। संविधान में तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन कंटेंट के आधार पर इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। हाँ, ये प्रिंसिपल्स, जैसा नाम से ही जाहिर है, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को दर्शाते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। इनका लक्ष्य है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान करना और एक वेलफेयर स्टेट की ओर मार्ग प्रशस्त करना। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 38, जो स्टेट को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस सुनिश्चित करने और इनकम तथा अपॉर्चुनिटी में इनइक्वालिटीज को कम करने का निर्देश देता है। इसका दूसरा हिस्सा 44th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। जी, आर्टिकल 39 तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लगता है। इसमें कई सारी बातें कही गई हैं। आर्टिकल 39 एक मिनी चार्टर है। ये स्टेट को निर्देश देता है कि अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाए कि ए, सभी नागरिकों को लाइवलीहुड का समान अधिकार मिले, बी, कम्युनिटी के रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन गुड के लिए हो, सी, इकोनॉमी ऐसी न चले कि धन कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो जाए। ये पॉइंट आज के दौर में बहुत रेलेवेंट है। राइट। डी, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। ई, वर्कर्स और बच्चों का हेल्थ और स्ट्रेंथ अब्यूज ना हो। और एफ, बच्चों को हेल्थी डेवलपमेंट के अवसर मिले। और ये लास्ट वाला पॉइंट 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। हाँ। इसमें एक आर्टिकल 39A भी है जो फ्री लीगल एड की बात करता है। जी, इसे भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। ये कहता है कि स्टेट इक्वल जस्टिस को प्रमोट करेगा और गरीबों को फ्री लीगल एड देगा ताकि कोई भी न्याय से वंचित न रह जाए। इसी के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 बनाया गया था। बिल्कुल, जिसका सेक्शन 12 समाज के कई वर्गों को फ्री लीगल सर्विसेज प्रदान करता है। और आर्टिकल्स 41, 42, 43 ये सब वर्कर्स और आम आदमी से जुड़े लगते हैं। बिल्कुल, आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और पब्लिक असिस्टेंस के अधिकार को सिक्योर करने की बात करता है। आर्टिकल 42 ह्यूमन वर्क कंडीशंस और मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट। करेक्ट। और आर्टिकल 43 वर्कर्स के लिए लिविंग वेजेस और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सुनिश्चित करने की बात करता है। 42nd अमेंडमेंट से एक और सोशलिस्ट प्रिंसिपल जोड़ा गया था, आर्टिकल 43A। हाँ, आर्टिकल 43A जो इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने की बात करता है ताकि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिले। और आर्टिकल 47? आर्टिकल 47 जो न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स और पब्लिक हेल्थ में सुधार को स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी बताता है। मिड डे मील स्कीम या पोषण अभियान जैसी स्कीम्स इसी डायरेक्टिव से प्रेरणा लेती हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के बाद अब गांधीयन थॉट पर आते हैं। ये डीपीएसपी में कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं? नेशनल मूवमेंट के दौरान गांधी जी द्वारा दिए गए रिकंस्ट्रक्शन के कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विलेज सेंट्रिक, सेल्फ रिलायंट इंडिया के विजन को दर्शाते हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध है आर्टिकल 40 विलेज पंचायत्स के बारे में। जी, जो विलेज पंचायत्स को सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट्स के रूप में स्थापित करने की बात करता है। और इसे तो 73rd अमेंडमेंट के जरिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी बना दिया गया। बिल्कुल, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर, मतलब पार्ट IX और शेड्यूल 11 जोड़कर गांधी जी के सपने को साकार किया। ये डीएसपी के एक्शन में बदलने का सबसे बड़ा उदाहरण है। सही कहा। आर्टिकल 43 भी कुछ ऐसा ही कहता है। हाँ, आर्टिकल 43 ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिविजुअल या कोऑपरेटिव बेसिस पर कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात करता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसी दिशा में काम करता है। और इसी से जुड़ा है आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। जी, इसे 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 द्वारा जोड़ा गया। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के वॉलंटरी फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को प्रोत्साहित करने की बात करता है। अगला है आर्टिकल 46 जो समाज के वीकर सेक्शंस पर फोकस करता है। ये स्टेट को SCs, STs और अन्य वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रमोट करने और उन्हें सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का निर्देश देता है। रिजर्वेशंस और स्कॉलरशिप्स जैसी पॉलिसीज इसी डायरेक्टिव की भावना को दर्शाती है। जी। आर्टिकल 47 का एक गांधीयन पहलू भी है। हाँ, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में हमने पब्लिक हेल्थ की बात की थी। इसका गांधीयन इंटरप्रिटेशन है कि स्टेट हेल्थ के लिए हानिकारक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करेगा, सिवाय मेडिसिनल पर्पसेस के। बिल्कुल, कई राज्यों में जो प्रोहिबिशन लॉज हैं वे इसी आर्टिकल से प्रेरणा लेते हैं। और आर्टिकल 48
ये गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्लों में सुधार करने की बात करता है। ये गांधी जी के काउ प्रोटेक्शन के विचार को रिफ्लेक्ट करता है। तो सोशलिस्ट और गांधीयन के बाद अब तीसरी कैटेगरी पर आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये यूटिलिटेरियनिज्म की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें रीजन, इंडिविजुअल लिबर्टी और मॉडर्निटी पर जोर होता है। इसमें सबसे चर्चित आर्टिकल 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, यूसीसी फॉर ऑल सिटीजन्स। इसका लक्ष्य नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना है। यूसीसी तो हमेशा डिबेट में रहता है। सोर्स में शाह बानो केस का जिक्र है। जी हाँ, शाह बानो केस 1985 ने इस बहस को फिर से हवा दी थी। उस समय जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 44 को अ पीस ऑफ डेड लेटर तक कह दिया था। गोवा को छोड़कर ये डायरेक्टिव सालों तक लागू नहीं हुआ, अंटिल 2024, जब उत्तराखंड आजादी के बाद अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना। अगला है आर्टिकल 45, जो एजुकेशन से जुड़ा है। ओरिजिनली ये 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता था, लेकिन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद इसका सब्जेक्ट मैटर बदल गया। अच्छा। हाँ, अब ये 6 साल तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात करता है, क्योंकि 6 से 14 साल के एजुकेशन को आर्टिकल 21A के तहत एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। आर्टिकल 48 और 48A में क्या है? आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर ऑर्गेनाइज करने की बात करता है, जबकि आर्टिकल 48A, जिसे 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने की बात करता है। आर्टिकल 49 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात करता है। जी, ये नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने का निर्देश देता है। अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम जैसी पहले इसी डायरेक्टिव को इंप्लीमेंट करने का एक तरीका है। आर्टिकल 50 भी बहुत महत्वपूर्ण है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। हाँ, ये रूल ऑफ लॉ के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये पब्लिक सर्विसेज में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने का निर्देश देता है, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके। और अंत में आर्टिकल 51, ये इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा है। बिल्कुल, ये स्टेट को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने, देशों के बीच जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बनाए रखने और इंटरनेशनल लॉ के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देता है। एक रोचक तथ्य ये है कि आर्टिकल 51 को शामिल करके भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने वाले दुनिया के कुछ ही देशों में से एक बन गया है। ये हमारी डिप्लोमेसी को एक मॉरल आर्किटेक्चर देता है। सही कहा। ये प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं है, समय के साथ इनमें नए डायरेक्टिव्स भी जोड़े गए हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने इसमें काफी कुछ ऐड किया। हाँ, उस अमेंडमेंट ने 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जोड़े। आर्टिकल 39F बच्चों के लिए, आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड के लिए, आर्टिकल 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन के लिए और आर्टिकल 48A एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। और इसने कुछ सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में भी ट्रांसफर किया था। जी, 5 विषय: एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने क्या बदला? इसने आर्टिकल 38 में एक क्लॉज 2 जोड़ा, जो इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज में असमानताओं को कम करने की बात करता है। 86th अमेंडमेंट एक्ट 22 तो एजुकेशन के लिए लैंडमार्क था। बिल्कुल, इसने आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर बदल दिया और एलिमेंट्री एजुकेशन को आर्टिकल 21A के तहत एक फंडामेंटल राइट बना दिया। ये डीपीएसपी का फंडामेंटल राइट में तब्दील होने का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हाँ, और 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, इसने आर्टिकल 43B जोड़ा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है, जैसा हमने गांधीयन प्रिंसिपल्स में डिस्कस किया था। ये भी दिलचस्प है कि सारे डायरेक्टिव्स पार्ट 4 में ही नहीं है, इसके बाहर भी कुछ है। हाँ बिल्कुल, जैसे आर्टिकल 335 में सेवाओं में एससीज और एसटीज के क्लेम्स की बात है, आर्टिकल 350A में मातृभाषा में शिक्षा के निर्देश हैं और आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश हैं। ओके, तो हमने डीपीएसपी को विस्तार से समझ लिया है। अब एक बहुत ही जरूरी कंपैरिजन पर आते हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच का अंतर। इसे सिंपल टर्म्स में समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब आर्टिकल्स 12 से 35 गारंटेड अधिकार हैं और ये जस्टिशिएबल हैं, यानी आप कोर्ट जा सकते हैं। हाँ। डीपीएसपी आर्टिकल्स 36 to 51 स्टेट गवर्नेंस के लिए गाइडलाइंस हैं और नॉन जस्टिशिएबल हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A नागरिकों की जिम्मेदारियां हैं और ये भी नॉन जस्टिशिएबल हैं। ओके, पर्पस के लिहाज से इनमें क्या फर्क है? एफआरएस का उद्देश्य पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्थापित करना है, जबकि डीपीएसपी का उद्देश्य सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्थापित करना है। एफटी वो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। इन्फोर्समेंट के बारे में क्या? एफआरएस ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड होते हैं, जबकि डीपीएसपी को लागू करने के लिए लेजिस्लेशन की आवश्यकता होती है। और एफडी के लिए वॉलंटरी कंप्लायंस होती है, जिसके लिए विशेष कानूनों की आवश्यकता हो सकती है। सैंक्शंस और ओरिजिन में क्या अंतर है? एफआरएस के लिए लीगल सैंक्शंस हैं, जबकि डीपीएसपी के लिए मॉरल सैंक्शंस हैं। एफडी के लिए कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। ओरिजिन की बात करें तो एफआरएस यूएसए से लिए गए हैं, डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से और एफडी सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। और जुडिशियल रिव्यू का क्या रोल है? एफआरएस का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है। डीपीएसपी खुद जस्टिशिएबल नहीं है, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए बनाए गए कानून जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि राइट्स और ड्यूटीज को रिलेटेड है। बिल्कुल। अब उस हिस्से पे आते हैं जहां सबसे ज्यादा ड्रामा है, फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। ये एक तरह से इंडिविजुअल लिबर्टी और कलेक्टिव गुड के बीच की कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई चैम्पकम दुराइजन केस 1951 से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर दोनों में टकराव होता है तो फंडामेंटल राइट्स ही प्रबल होंगे।
डीएसपी को एफआरएस के अधीन रहना होगा। जी, लेकिन पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स के जरिए एफआरएस में बदलाव कर सकती है। लेकिन फिर आया गोलकनाथ केस 1967, जिसने पार्लियामेंट की पावर पर एक बड़ी रोक लगा दी। बिल्कुल। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकती। वे सैक्रोसैंक्ट यानी पवित्र हैं। जाहिर है पार्लियामेंट ने इस पर रिएक्ट किया होगा। हाँ, पार्लियामेंट ने 24 अमेंडमेंट 1971 पास किया, जिसने पार्लियामेंट को एफआरएस को अमेंड करने की शक्ति दे दी। इसने आर्टिकल 39C भी डाला, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 39B और 39C के लिए बने कानून आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करने पर भी वॉइड नहीं होंगे। लेकिन फिर आया अ लैंडमार्क केस, केशवानंद भारती केस 1973, जिसने सब कुछ बदल दिया। एग्जैक्टली। इस मामले में आर्टिकल 31C के दूसरे प्रावधान को कि इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया और जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा स्थापित किया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल चेस गेम में अगला मूव 42nd अमेंडमेंट 1976 था। हाँ, इसने आर्टिकल 31C के दायरे को बढ़ाने की कोशिश की ताकि किसी भी डीएसपी को प्रभावी करने वाले कानून को आर्ट्स 14 और 19 के तहत चुनौती से छूट मिले। लेकिन इस विस्तार को मिनर्वा मिल्स केस 1980 में रद्द कर दिया गया। जी, मिनर्वा मिल्स केस ने डीएसपी की एफआरएस पर प्राइमेसी को अमान्य कर दिया और एफआर तथा डीएसपी के बीच संतुलन पर जोर दिया। तो इतने उतार चढ़ाव के बाद आज प्रेजेंट पोजीशन क्या है? आज की पोजीशन ये है कि एफआरएस को डीपीएसपी पर सुप्रीमेसी प्राप्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डीपीएसपी सबऑर्डिनेट हैं। पार्लियामेंट डीपीएसपी को लागू करने के लिए एफआरएस में संशोधन कर सकती है, बशर्त यह है कि यह संशोधन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचाए। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट को दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। यह भारत की एक अनोखी विशेषता है, जहां एनफोर्सेबल और नॉन जस्टिसिएबल प्रिंसिपल्स के बीच एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग चलता रहता है। तो आज हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के हर पहलू को विस्तार से समझा, उनके फीचर्स, क्लासिफिकेशन, अमेंडमेंट्स और फंडामेंटल राइट्स के साथ उनके जटिल लेकिन रचनात्मक संबंध को। ये सिद्धांत भले ही कानूनी रूप से लागू करने योग्य ना हो, लेकिन ये हमारे देश के शासन की नींव और एक कल्याणकारी राज्य की आत्मा है। में कुछ नए सिद्धांतों को जोड़ने का समय आ गया, जैसे राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट या राइट टू डिजिटल एक्सेस को एक एक्सप्लिसिट डायरेक्टिव के रूप में। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।